हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जिसमें हमने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था कि कैसे बॉन्ड बनता है, कैसे ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होती है। कल हमने स्प्लिटिंग के एनर्जी गैप को इफेक्टिंग करने वाले फैक्टर पढ़ लिए थे। आज हम आगे बढ़ते हैं। आज हमारा टॉपिक है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। उससे पहले जब हमने पढ़ लिया था कि उसके डेल नोट को अफेक्टिंग करने वाले फैक्टर कौन से हैं, उसके बाद आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन इन कॉम्प्लेक्स। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन इन कॉम्प्लेक्स कि जब डी ऑर्बिटल था, डी ऑर्बिटल जब डीजेनरेटेड था, उसके बाद ये क्या हो गया, स्प्लिट हो गया। स्प्लिट होने से एक इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन आता है। तो इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन दो प्रकार का होता है। एक होता है प्राइमरी या मेजर और दूसरा होता है सेकेंडरी। प्राइमरी का नाम है CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन। प्राइमरी का नाम है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन। जो हमने पढ़ा था कि जब क्रिस्टल फील्ड आता है तो ऑर्बिटल आपस में स्प्लिट हो जाते हैं और इनकी वजह से जो स्टेबलाइजेशन होता है जिसे हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन। सेकेंडरी होता है JTS, जॉन टेलर स्टेबलाइजेशन। जॉन टेलर स्टेबलाइजेशन क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन के कारण जो स्टेबलाइजेशन एनर्जी होती है उसे हम बोलते हैं CFSE। मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा CFSE है क्या, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन है क्या। देखो, स्टेबलाइजेशन दो प्रकार की मिलती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी होता है CFS, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन, जो हमने पढ़ा था कि जब डी ऑर्बिटल डीजेनरेटेड है, जब कॉम्प्लेक्स इसकी लिगेंड इसकी तरफ आते हैं तो ये लिगेंड ऑर्बिटल के साथ क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। जब लिगेंड आते हैं तो ऑर्बिटल के साथ इंटरेक्ट करते हैं और ऑर्बिटल दो डिफरेंट एनर्जी स्टेट में स्प्लिट हो जाते हैं। दो डिफरेंट एनर्जी स्टेट में स्प्लिट हो जाते हैं। इस स्प्लिटिंग को बोलते हैं हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। इस प्रकार की स्प्लिटिंग को बोलते हैं हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। और इससे जो स्टेबलाइजेशन आता है उसे बोलते हैं हम क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन। और यहाँ से जो एनर्जी रिलीज होती है वो कहलाती है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, इसे बोलते हैं CFSE। और दूसरा स्टेबलाइजेशन जॉन टेलर, जो बहुत नॉर्मल होता है, तो इससे जो एनर्जी रिप्लाइज होती है उसे हम बोलते हैं जॉन टेलर स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ठीक है। और टोटल स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या होती है, CFSE प्लस JTSE। अब यहाँ याद रखना कि JTSE बहुत नेग्लिजिबल होती है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेजर कौन करता है, CFSE। याद रखना ये स्टेबलाइजेशन है, एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी एक्स्ट्रा एनर्जी है जो कॉम्प्लेक्स को स्टेबलाइज करती है। इसकी वजह से कॉम्प्लेक्स बनता नहीं है। ये बनने के बाद एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन है। बनने का मेन रीजन तो वही है हमेशा और हमेशा, मेटल के पॉजिटिव चार्ज और लिगेंड के नेगेटिव चार्ज के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है, उस अट्रैक्शन फोर्स के कारण जब लिगेंड मेटल के पास आता है, ये अट्रैक्शन फोर्स ही कॉम्प्लेक्स बनने का मेजर रीजन है। अब इस इंटरेक्शन के कारण कुछ अलग से स्टेबलाइजेशन मिलता है या डिस्टेबलाइजेशन मिलता है, हम उसकी बातें कर रहे हैं। तो दूसरा जो स्टेबलाइजेशन मिलता है वो बनता है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन। अब हम इसको डिटेल से पढ़ते हैं कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन है क्या, इसकी एनर्जी कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसकी एनर्जी कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो देखना CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। हम पहले बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल की। ऑक्टाहेड्रल की बात करते हैं। तो हमने पढ़ा था कि ऑक्टाहेड्रल में लिगेंड क्या होते हैं, ये होते हैं। जब सिमेट्रिक रीजन आता है तो लिगेंड यहाँ चले जाते हैं, ऑर्बिटल, इसे बोलते हैं डी एक्साइटेड स्टेट। ऑर्बिटल यहाँ आ गए, ये ऑर्बिटल यहाँ आ गए। जब लिगेंड ने इनकी तरफ अप्रोच किया तो ये डिवाइड हो गए, कुछ हायर एनर्जी में चले गए, कौन से, एक्सियल वाले EG, और कुछ लोअर एनर्जी में चले गए, कौन से, T2G चले गए। मैंने बताया था एनर्जी फिक्स रहती है, इसे बोलते हैं बेरीसेंटर, E = 0। इससे ऊपर जाने वाले एनर्जी और इससे नीचे जाने वाले एनर्जी, ये एनर्जी थी, कुछ इससे ऊपर चले गए, कुछ इससे नीचे चले गए। तो
तो नीचे जाने वाली एनर्जी हमने बोला इसका टोटल एनर्जी गैप क्या था, डेल नॉट। टोटल एनर्जी गैप क्या था, डेल नॉट। तो नीचे जाने वालों की एनर्जी क्या है, 0 से नीचे, इसलिए साइन क्या आएगा, माइनस। और कल मैंने पहले आपको बता चुका हूँ 2:3 है, तो इक्वल कर इधर कर दो, ये 3/5 हो जाएगा, ये 2/5 हो जाएगा, यही आएगा ना। ये 3/3 वाले क्या आ जाएंगे, 2/5 माइनस 2/5 डेल नोट, ये आ जाएगा प्लस 3/5 डेल नोट एनर्जी गैप। ये 0 से नीचे है, एनर्जी वापस रिलीज हो रही है तो माइनस में कर दिया, ये 0 से ऊपर है तो प्लस में कर दिया, प्लस 3/5। या फिर इसे सिंपली लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, इसे सिंपली लिखेंगे तो लिख सकते हैं 3/5 को लिख सकते हैं प्लस 0.6 डेल नोट माइनस 0.4 डेल नोट। ठीक है, ये क्या है, एक्साइटेड स्टेट, इसे हम बोलेंगे स्प्लिटिंग स्टेट, SS स्प्लिटिंग स्टेट है ना। ये 0.9 और अपने को डेल क्यूब DQ में लिखना हो तो अपने को पता है डेल नोट इक्वल टू होता है 10 DQ। तो DQ में लिखा हो तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये एनर्जी गैप -4 DQ और ये एनर्जी गैप +6 DQ में लिखना हो तो। ठीक है, तो ये यहां से एनर्जी स्प्लिट होके यहां पे आ गई। तो जैसे पहले इलेक्ट्रॉन, अब देखना समझना, पहले इलेक्ट्रॉन यहां था, एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं। अब ये इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, जब स्प्लिट होगा तो यहां आएगा, यहां आएगा ना। तो इसकी एनर्जी इसकी कंपेयर में क्या हो गई, कम हो गई। पहले जैसे D1 यहां था और स्प्लिट होने के बाद ये यहां पे आ गया तो इसकी एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। कुछ एनर्जी क्या हुई, रिलीज हुई इससे स्प्लिटिंग के लिए। ड्यू टू क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग सम एनर्जी विल रिलीज विच स्टेबलाइज द कॉम्प्लेक्स, दैट एनर्जी इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। डी एक्साइटेड हुआ, उसके बाद लिगेंड ने जब अपना अप्रोच किया तो ऑर्बिटल स्प्लिट हुए, इस स्प्लिटिंग को बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। इस स्प्लिटिंग की वजह से जब और इलेक्ट्रॉनों का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो कुछ एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, कुछ एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। इस एनर्जी को क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ये एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन है, कॉम्प्लेक्स को ज़्यादा स्टेबल करता है, न कि मेजर रीजन है। यानी कि यदि किसी की CFSE क्या है, 0 है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कॉम्प्लेक्स स्टेबल नहीं है, कॉम्प्लेक्स स्टेबल है लेकिन उसको कोई एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन नहीं मिला। ठीक है, तो ये जब यहाँ आया तो इसका जो CFSE होता है वो क्या होता है, CFSE इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ स्प्लिटिंग स्टेट माइनस एनर्जी ऑफ एक्साइटेड स्टेट। CFSE का फॉर्मूला क्या है, एनर्जी ऑफ स्प्लिटिंग स्टेट माइनस एनर्जी ऑफ एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, अब एनर्जी ऑफ स्प्लिटिंग स्टेट कैसे निकालेंगे, एनर्जी ऑफ स्प्लिटिंग स्टेट निकालने का सीधा सा फॉर्मूला है, ये समझ गया क्या। तो जैसे इसके लिए निकालेंगे तो क्या आएगा, ये एनर्जी क्या है, -0.4 डेल नॉट और ये क्या है, +0.6 डेल नॉट, यही है ना। तो यहां पे तो क्या है, ये 0 है, E = 0, तो ये तो 0 है। पहले ESS निकालेंगे तो ESS क्या आएगा, 1 × 1 इलेक्ट्रॉन कितने में, -0.4 डेल नॉट माइनस ये क्या है, 0, एनर्जी क्या है, 0। तो CFSE क्या आ जाएगी, CFSE = आ जाएगी -0.4 डेल नॉट, -0.4 डेल नॉट। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, E स्प्लिटिंग स्टेट, एनर्जी ऑफ स्प्लिटिंग स्टेट माइनस एनर्जी ऑफ एक्साइटेड स्टेट। एनर्जी ऑफ एक्साइटेड स्टेट हमेशा क्या आती है, यहाँ पे ली जाती है E = 0। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, जितने इलेक्ट्रॉन है उसे उसकी एनर्जी से मल्टीप्लाई कर दो और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो। जैसे नॉर्मली बात करता हूं मैं, अब D4 की बात करता हूं, जैसे D4 की, E एक्साइटेड स्टेट में क्या है, D4 कैसा भरा जाएगा, 1 2 3 4, यही भरा जाएगा ना। एक 2 3 4,
ये क्या है, हाइस्विन का केस है। एक दो तीन चार, ये क्या है, लोस्विन का केस है। लोस्विन का केस है तो कैसे निकालोगे, इसकी एनर्जी ये है 0, ये -0.4 डेल नॉट, ये +0.6 डेल नॉट। तो एनर्जी इसकी निकालोगे तो कैसे निकलेगी, फॉर्मूला होता है एनर्जी का ESS का n इंटू n T2G में इलेक्ट्रॉन इंटू -0.4 डेल नॉट प्लस n EG इंटू 0.6 डेल नॉट, यह फॉर्मूला होगा। तो यहां से ESS कितनी निकल जाएगी, 3 इंटू -0.4 डेल नॉट प्लस 1 इंटू 0.6 डेल नॉट। तो ये क्या आ जाएगी, 12 + 6 -0.6 डेल नॉट। ये ESS आ गई। ये कितनी है, 0 है, तो -0 इक्वल टू क्या आ जाएगी, CFSE कितनी आ जाएगी, -0.6 डेल नॉट, डेल नॉट। ठीक है, यहां पे क्या आएगा, यहां पे देखना ये क्या रहेगी इस बार, -0.4 डेल नॉट। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4, तो 4 इंटू -0.4 डेल नॉट, 4 इंटू -0.4 डेल नॉट। इस बार देखना 4 तो इलेक्ट्रॉन प्लस में ये क्या है, एक पेयर है, और मैंने आपको बताया था पेयर के लिए भी कुछ एनर्जी चाहिए जो क्या होती है, पेयरिंग एनर्जी। तो एक प्लस में क्या आ जाएगी, पेयरिंग एनर्जी, तो ये क्या आ जाएगी, -1.6 डेल नॉट प्लस पेयरिंग, और इधर कितनी है, 0 है, तो ये क्या आ जाएगी, CFSE। ये क्या आ जाएगी, CFSE। समझ में आया। तो CFSE निकालने का मतलब क्या है, स्प्लिटिंग स्टेट की एनर्जी निकालो, इसकी एनर्जी निकालो और दोनों को क्या कर दो, माइनस कर दो। तो यदि ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये अनपेयर्ड ही रहेंगे। अब देखना मैं एक बात और करता हूँ D6 की, मैं बात करता हूँ D6 की, फिर आपको जनरली समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या करना है। अब मैं बात करता हूँ D6 की, D6 ये D6 है और D6 स्प्लिटिंग होगा तो ये जाएगा, हाइस्विन की बात कर रहा हूं मैं, हाइस्विन की। तो देखना यहां पे एनर्जी कितनी हो जाएगी, यहां पे एनर्जी कितनी हो जाएगी, 4 इंटू -0.4 डेल नॉट प्लस 2 इंटू 0.6 डेल नॉट, ये हो जाएगी, प्लस पेयर ESS, यही हो जाएगी ना। तो ESS कितनी हो जाएगी, -1.6 प्लस 1.2, तो -0.4 डेल नॉट प्लस पेयरिंग। यहाँ कितने पेयर है, एक पेयर है, प्लस पेयरिंग, ये तो ESS हो गई। E एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी कितनी, ये CFSE नहीं है, ये इसकी एनर्जी निकाली, इसकी एनर्जी कितनी है, 0 लेवल है, तो 0 इंटू 6 प्लस पेयर यहाँ पे भी एक है, तो पेयरिंग की एनर्जी 0 थोड़ी होगी, पेयरिंग तो पेयरिंग होती है ना, पेयरिंग तो किसकी है, पेयरिंग में तो ये तो काम आई नहीं, पेयरिंग तो क्या है, रिपल्सन प्लस एक्सचेंज, तो इसकी भी एनर्जी क्या है, पेयरिंग, तो ESS भी क्या आ जाएगा, पेयर। तो अब CFSE क्या आ जाएगा, E स्प्लिटिंग स्टेट माइनस E एक्साइटेड स्टेट, ये माइनस ये पेयरिंग से पेयरिंग कर जाएगी, तो -0.4 डेल नॉट, ये क्या आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, तो इससे हमने कंक्लूजन क्या निकाला, फॉर ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल के लिए CFSE का फॉर्मूला क्या होगा, CFSE का फॉर्मूला होगा N T2G में इलेक्ट्रॉन इंटू -0.4 डेल नॉट, ठीक है, प्लस NEG 0.6 डेल नॉट प्लस डेल X
पेयरिंग एनर्जी, डेल एक्स पेयर। और डेल एक्स पेयर का मतलब क्या है? डेल एक्स का क्या है? पेयर इन स्टेबलाइजेशन एनर्जी माइनस पेयर इन एक्साइटेड स्टेट। डेल एक्स का क्या है? पेयर इन स्प्लिटिंग स्टेट माइनस पेयर इन एक्साइटेड। जैसे इसके लिए निकाला तो यहाँ पे एक पेयर, यहाँ पे एक पेयर, तो डेल एक्स कितना आ गया? 0। डेल एक्स कितना आ गया? 0 आ गया। ठीक है। जैसे मैं इसी के एक केस की ओर बात करता हूँ, D6 लोस्विन की, D6 लोस्विन की। देखना, सीधा निकालना आपको D6 लोस्विन। D6 कैसा भरा जाएगा? नॉर्मल में ऐसा भरा जाएगा 5 6। लोस्विन जाएगा तो कैसा भरा जाएगा? ये भरा जाएगा ना, लोस्विन। तो CFSE डायरेक्ट निकालनी है आपको। CFSE 6 इंटू माइनस 0.4 प्लस 0 इंटू प्लस 0.6 डेल नोट प्लस डेल एक्स। डेल एक्स कितना है? यहाँ पे कितने पेयर हैं? 3। और यहाँ पे कितना पेयर है? 1। तो डेल एक्स कितना आ जाएगा? 3 - 1 2। तो प्लस 2 पेयरिंग एनर्जी, 2 पेयरिंग एनर्जी। तो यहाँ से CFSE कितनी आ जाएगी? माइनस 2.4 डेल नोट प्लस 2 पेयर। ये क्या आ जाएगी? CFSE आ जाएगी। ये है CFSE निकालने का तरीका इन टर्म ऑफ डेल नोट एंड पेयरिंग। DQ में पूछे तो सीधा सा है, डेल नोट इज इक्वल टू क्या होता है? 10 DQ। एक डेल नोट की जगह 10 DQ कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा? माइनस 24 DQ प्लस 2 पेयर, प्लस 2 पेयर। ठीक है। ये है CFSE निकालने का तरीका। अब देखना, मैं बात करता हूं टेट्राहेड्रल की, बात करता हूं टेट्राहेड्रल की। टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल का स्प्लिटिंग डायग्राम क्या बनता है? यही बनता है ना, ये E इज इक्वल टू 0 वेरी सेंटर। इसका रिप्रेजेंट क्या करते हैं हम? डेल T से। तो ये लोअर जा रही है तो इसका वही है, 2 के साथ क्या आएगा? 3। तो ये एनर्जी गैप क्या हो जाएगा? ये वाला -3/5 डेल नोट। ये वाला क्या आ जाएगा? +2/5 डेल T, सॉरी डेल T, डेल T। टेट्राहेड्रल के लिए रहेगा डेल T, या फिर इसे क्या बोलूँगा मैं? +0.4 डेल T माइनस 0.6 डेल T। और एक डेल T इज इक्वल टू वापस 10 DQ, वो तो सेम ही रहेगा। तो माइनस 0.6 डेल T प्लस 0.4 डेल T, यहाँ से हम निकाल सकते हैं। अब दूसरा मैंने आपको टेट्राहेड्रल के लिए कल की क्लास में बताया था, ये एनर्जी गैप बहुत कम होता है क्योंकि डेल T इज ऑलवेज लेस देन पेयरिंग, ऑलवेज। यहां पे कुछ होता ही नहीं है, हमेशा क्या रहता है? हाइस्विन रहता है। तो डेल T ऑलवेज लेस देन पेयरिंग एनर्जी रहता है, क्योंकि देखना पेयरिंग एनर्जी किसके कंपेयर में होती है? हमने देखा था पेयरिंग एनर्जी रिजेंबल विद होती है डेल नोट, कभी वो कम होती है कभी ज्यादा होती है, डेल नोट के इक्वल होती है। और अपने पता है डेल T इक्वल टू क्या होता है? 4/9 डेल नोट। तो डेल T डेल नोट से बहुत कम है, यानी कि डेल T इज लेस देन डेल नोट। और ये इससे लेस देन होगी तो पेयरिंग एनर्जी से भी क्या होगी? लेस देन होगी। और पेयरिंग एनर्जी से लेस देन होगी तो हमेशा क्या रहेगा? ये हाइस्विन, ऑलवेज हाइस्विन कॉम्प्लेक्स रहेगा। और हमेशा हाइस्विन कॉम्प्लेक्स रहेगा तो पेयरिंग एनर्जी का कोई कंक्लूजन लगेगा ही नहीं। पेयरिंग एनर्जी क्योंकि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, कोई पेयरिंग नहीं हो रही क्योंकि 5 यहाँ रहेंगे तो 5 यहाँ पे अनपेयर्ड रहेंगे। और छठा जैसे यहाँ पे आएगा, देखना जैसे 7 का बना रहा हूँ मैं, ये D7 बना रहा हूँ तो इसमें कैसे भरे जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7, यही भरा जाएगा ना, 6 7। तो पेयरिंग तो हमेशा बराबर ही रहेगी जी, इधर इतनी इधर रहेगी उतनी इधर रहेगी, तो पेयरिंग का कोई कॉन्सेप्ट आएगा ही नहीं। तो CFSE कितनी आ जाएगी फॉर टेट्राहेड्रल एन EG में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? इंटू -0.6 डेल T प्लस N
T2G में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इंटू प्लस 0.4 डेल टी। ये क्या रहेगी, CFSE रहेगी फॉर टेट्राहेड्रल। यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी का कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि पेयरिंग एनर्जी हमेशा क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, दोनों की आपस में क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो ये फॉर्मूला किसके लिए रहेगा, टेट्राहेड्रल के लिए रहेगा। हमेशा कौन सा कॉम्प्लेक्स रहेगा, हाइस्विन कॉम्प्लेक्स रहेगा। कौन सा कॉम्प्लेक्स रहेगा, हाइस्विन। और यदि डेल टी का डेल नोट की टर्म में पूछे तो अपने को पता है डेल टी क्या होता है, 4/9 डेल नोट, 4/9 डेल नोट। तो डेल नोट की टर्म में पूछे तो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ये है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। अब इससे न्यूमेरिकल कैसे आते हैं देखना। न्यूमेरिकल 3 टाइप के पूछे जाते हैं, इससे 3 टाइप के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। आपको पहला न्यूमेरिकल क्या दिया जाता है, पहला दिया जाता है डेल नोट देके डेल टी पूछता है, डेल नोट देके डेल टी पूछता है। डेल नोट देके डेल टी पूछता है तो आपको सीधा सा रिलेशन पता होना चाहिए, 4/9 डेल नोट। इस रिलेशन से आपको हमेशा फाइंड आउट करना है, इस रिलेशन से हमेशा आपको फाइंड आउट करना है। दूसरा क्या देता है आपको, डेल नोट देता है आपको किलो जूल पर मोल में, और CFSE आपको पूछता है सेंटीमीटर इनवर्स में, या फिर उल्टा सेंटीमीटर, ये देता है आपको सेंटीमीटर इनवर्स में, सेंटीमीटर इनवर्स में, और ये आपको देता है किलो जूल मोल इनवर्स में पूछता है। तो इसके लिए आपको एक रिलेशन याद रखना है, 1 किलो जूल पर मोल हमेशा होता है 83.7 सेंटीमीटर इनवर्स। तो किलो जूल को सेंटीमीटर इनवर्स में चेंज करना हो तो ऐसे चेंज कर लेना, सेंटीमीटर इनवर्स को किलो जूल में चेंज करना हो तो डिवाइड कर देना। ये रिलेशन आया कहाँ से, मैं यूनिट कन्वर्जन की क्लास में करवा चुका हूँ, क्योंकि अपने को पता है E इज इक्वल टू HC/λ या E इज इक्वल टू HC न्यू बार की सेंटीमीटर यूनिट्स होती है, तो न्यू बार इज इक्वल टू क्या होता है, E इज इक्वल टू HC। E की वैल्यू क्या है 1000, H की वैल्यू 6.6 × 10⁻34, C की वैल्यू सेंटीमीटर में 3 × 10⁻10, और 1 मोल के लिए 6.023 × 10⁻23। इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 83.7। तो दूसरा। तीसरा आपसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या पूछता है, CFSE ऑफ ऑक्टाहेड्रल देता है, आपको देता है X, और आपसे पूछता क्या है, CFSE ऑफ टेट्राहेड्रल पूछता है। तो ये कैसे करोगे, CFSE ऑफ ऑक्टाहेड्रल से पहले आप क्या निकालोगे, डेल नोट, फिर डेल नोट से क्या निकालोगे, डेल टी, और डेल टी से क्या निकालोगे, ये निकालोगे। ये आपको देता है, ये पूछता है, तो इसका तरीका क्या है, डेल नोट से CFSE, डेल नोट से क्या निकालोगे, CFSE ऑफ ऑक्टाहेड्रल से क्या निकालोगे, डेलो से क्या निकालोगे, डेल टी से क्या निकालोगे, CFSE ऑफ टेट्राहेड्रल। ये 3 टाइप के न्यूमेरिकल इस पे आते हैं। देखना, हम एक न्यूमेरिकल करते हैं आपके सामने ही। एक न्यूमेरिकल करते हैं, क्वेश्चन CFSE ऑफ CO F6 -4 इज -X किलो जूल पर मोल, या फिर मैं सिर्फ -X लिख देता हूँ ना, -X, या सही है, किलो जूल पर मोल। देन CFSE ऑफ CO F4-2 विल बी, क्या होगी। आपको CO F6-4 की CFSE X दी है और इसकी पूछी है, कैसे निकालोगे देखना। आपको ऑक्टाहेड्रल की CFSE दी है, ऑक्टाहेड्रल है ना, ये CFSE दी है, तो पहले इसकी CFSE देखो होती कितनी है, इसकी CFSE CO+2 है ना, ये CO+2, और फ्लोरीन क्या है, वीक लिगेंड है, तो हाइस्विन। ऑक्टाहेड्रल में COF2 हाइस्विन क्या होता है, CO+2 का मतलब D7 1 2 3
4 5 6 7 और इधर भी 7 का क्या आएगा, 5 6 7, यही आएगा ना। 7 इस तरीके से भरे जाएंगे, इधर 7 इस तरीके से भरे जाएंगे, तो CFSE क्या आएगी इसकी 1 2 3 4 5 इंटू -0.4 डेल नोट प्लस 2 इंटू 0.6 डेल नोट। पेयरिंग एनर्जी आएगी क्या, 2 यहाँ पे है 2 यहाँ पे है, पेयरिंग एनर्जी आएगी क्या 0 प्लस 0, तो ये कितना आ जाएगा सीधा से -0.8, तो -0.8 डेल नोट इज इक्वल टू क्या आ गया आपका x आ गया। -x दिया है, -x दिया है, माइनस से माइनस कैंसिल, तो डेल नोट कितना आ गया x अपॉन 0.8 या 10 इक्वल टू 5x अपॉन 4, यही आ गया ना डेल नोट। डेल नोट आ गया, आपको पूछा किसका है COF4 - 2, डेल नोट आ गया तो आप इसी कॉम्प्लेक्स के लिए डेल टी निकाल सकते हो, सेम कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स शुड बी सेम, कोबाल्ट कोबाल्ट फ्लोरीन फ्लोरीन, तो डेल नोट आ गया तो डेल टी निकाल सकते हो। डेल टी क्या होता है 4/9 डेल नोट, 4/9 डेल नोट। डेल नोट आपके पास पता ही है, तो 4/9 इंटू 5x/4, 4 से 4, तो ये क्या आ जाएगा 5x/9, ये क्या आ गया डेल टी, आपके पास डेल टी आ गया 5x/9। अब डेल टी आ गया तो CO+4 के लिए निकाल लो, देखो कैसे, डेल टी आपके पास आ गया ना 5x/9, ये डेल टी आ गया। अब COF4 - 2, CO+2 टेट्राहेड्रल हमेशा क्या रहता है हाइस्विन, तो इसका कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा स्प्लिटिंग, 2 नीचे 3 ऊपर, हमेशा 1 2 3 4 5 6 7, यही बनेगा ना, यही बनेगा, हमेशा हाइस्विन है, हाइस्विन में पेयरिंग एनर्जी का कोई लफड़ा ही नहीं है टेट्राहेड्रल में, तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 0.6 डेल नोट। टेट्राहेड्रल में क्या होता है -0.6 प्लस 0.4 डेल टी, ये होता है ना, तो 4 इंटू 0.6 डेल टी प्लस 3 इंटू 0.4 डेल टी, सॉल्व कर लेना, ये आ जाएगा आपका 2 -1.2 डेल टी, -1.2 डेल टी, डेल टी आपके पास सही, तो -1.2 इंटू 5x/9, 5x/9, ये अपॉन 10 2 6, तो -6x/9 या -2 6 3 से करोगे तो -2x/3, ये इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो आपको CFSE ऑफ ऑक्टाहेड्रल दे और CFSE ऑफ ऑक्टाहेड्रल पूछे तो क्या निकालोगे, CFSE से आप डेल नोट निकालोगे, डेल नोट से डेल टी निकालोगे, और देन आप ऑक्टाहेड्रल की टेट्राहेड्रल की CFSE निकालोगे। यह है फाइंड आउट करने का तरीका। देखना एक क्वेश्चन देखना CFSE के, आपका गेट का क्वेश्चन है, ये गेट का क्वेश्चन है CFSE ऑफ CONH3 6+2, इसकी CFSE गेट में पूछी थी CONH3 6+2। तो देखना पहले तो अपने को ये देखना है जब इसकी CFSE पूछी है तो कॉम्प्लेक्स लो स्विन है या हाई स्विन है, यानी कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है। तो CO क्या है +2 है, 3D सीरीज है, 3D सीरीज में +2 में NH3 किसकी तरह बिहेव करता है, 3D सीरीज में +2 में NH3 किसकी तरह बिहेव करता है वीक फील्ड लिगेंड, यानी कि हाई स्विन, पता चल गया, वीक फील्ड लिगेंड दैट्स मीन हाई स्विन। तो कोबाल्ट +2 का हाई स्विन कैसे बनेगा, D7 1 2 3 4 5 6 7, स्प्लिट ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग, ये हाई स्विन मतलब 1 2 3 4 5 6 7, हाई स्विन का मतलब क्या होता है
डेल ऑक्टाहेड्रल इज लेस देन पेयरिंग, ऊपर चला जाएगा। अब इसकी CFS फाइंड आउट कर लो। देखो कैसे होगा, 1 2 3 4 5 इंटू माइनस 0.4 डेल नोट प्लस 2 इंटू माइनस 0.6 डेल नोट। पेयरिंग एनर्जी 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 0 प्लस 0 पेयर, तो ये क्या आ जाएगा 520, सीधा से निकाल लो यार, माइनस 0.8 डेल नोट। आपको इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं है, आप सीधा देखना, नीचे वाले 3 ऊपर वाले 2 से कैंसिल हो जाएंगे, नीचे वाले 3 ऊपर वाले 2 से कैंसिल हो जाएंगे, नीचे कितने बचे 2, तो 2 इंटू माइनस 0.4 इज इक्वल टू माइनस 0.8 डेल नोट, यही आपका आंसर आएगा। पेयरिंग कुछ है नहीं। यदि ऑर्बिटल सिमेट्रिक है, जैसे ये है, ये आपस में क्या होता है, CFS इसकी क्या होती है 0, इसकी CFS क्या होती है 0, आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं। ठीक है, D5 हाइस्विन की CFS कितनी होती है 0। ठीक है, ये आपका गेट का क्वेश्चन हो गया। गेट का ये क्वेश्चन और देखिए, गेट का ये क्वेश्चन और देखिए, डिफरेंस बिटवीन CFSC ऑफ, दो कॉम्प्लेक्स की CFSC के बीच में डिफरेंस पूछा है, FeH2O6 + 2 एंड FeCN6 -4, इन दोनों के बीच की CFSC का डिफरेंस पूछा था गेट ने। तो क्या करना है आपको, जस्ट दोनों की CFSC निकालनी है। पहले इसकी CFSC निकालोगे, FeH2O6 + 2, इसकी CFSC निकालोगे तो कैसे आएगी, Fe + 2 3D, वाटर किसकी तरह बिहेव करेगा, Fe + 2 में वाटर किसकी तरह बिहेव करेगा, वीक फील्ड लिगेंड। हमने पढ़ा था सिर्फ कार्बन CO और CN वाले, कार्बन वाले स्ट्रॉन्ग बिहेव करते हैं +2 में, तो वीक फील्ड लिगेंड, तो कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा हाइस्विन। Fe + 2 का मतलब क्या है D6 हाइस्विन का मतलब क्या हो गया 1 2 3 4 5 6, और इधर भी क्या भरा जाएगा, यही सेम भरा जाएगा 1 2 3 4 5 6, तो पेयरिंग एनर्जी तो 0 हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो ये 3 से 2 कैंसिल, 1 आएगा, तो इसकी CFSC कितनी आ जाएगी, CFSC इसकी आ जाएगी माइनस 0.4 डेल नोट, इसकी CFSC आ जाएगी। इसके निकालेंगे FeCN6 -4, Fe क्या है +2, Fe क्या है +2, 3D का है, और लिगेंड क्या है CN। Fe + 2 के साथ CN किसकी तरह बिहेव करता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह, तो लोस्विन कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। D6 लोस्विन कैसा बनेगा, यही बनेगा ना, यही बनेगा। तो इसके लिए CFSC कितनी आ जाएगी देखना, 6 इंटू माइनस 0.4 डेल नोट प्लस 0, पेयरिंग कितनी आ जाएगी, यहाँ पे कितने पेयर है 3, यहाँ पे कितने पेयर है 1, तो +2 पेयर, ये कितनी आ जाएगी -2.4 डेल नोट +2 पेयर। ये इसके लिए आई, ये इसके लिए आई, दोनों में डिफरेंस निकालना है, तो इसमें से ये माइनस कर दो, या किसी में से कोई माइनस कर दो, इसमें से ये माइनस करेंगे तो डिफरेंस कितना आ जाएगा 2 डेल नोट +2 पेयर, -2 डेल नोट +2 पेयर, ये क्या आ जाएगा डिफरेंस। इसमें से ये माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा -2 डेल नोट +2 पेयर, दैट इज डिफरेंस। ये क्या है CFSC निकालने का तरीका। देखिए एक क्वेश्चन और देखिए, एक क्वेश्चन और देखिए, क्वेश्चन क्रिस्टल फील्ड
एनर्जी गैप फॉर COCl6-4 इज -18,000 या 18,000 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, देन क्रिस्टल फील्ड एनर्जी गैप फॉर COCl4-2 विल बी। आपको क्रिस्टल फील्ड स्टेबल एनर्जी गैप दे रखा है COCl6-4 के लिए ये, और COCl4-2 के लिए आपको क्रिस्टल फील्ड एनर्जी गैप। क्रिस्टल फील्ड एनर्जी गैप होता क्या है देखना, जब जैसे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हो गई ये, तो ये जो गैप है डेल नोट, इसे क्या मैं बोलता हूं, क्रिस्टल फील्ड एनर्जी गैप। इस गैप को क्या बोलता हूं मैं, क्रिस्टल फील्ड एनर्जी गैप। यदि टेट्राहेड्रल की बात करूं तो भी ये एनर्जी गैप डेल टी, ये क्या कहलाएगा, क्रिस्टल फील्ड एनर्जी गैप। ठीक है, तो आपको COCl6-4 ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है, ऑक्टाहेड्रल, तो डेल ओ आपको क्या दे रखा है 18,000, और COCl4-2 कौन सा, COCl4 कौन सा कॉम्प्लेक्स होता है, टेट्राहेड्रल, डेल टी आपको क्या कहे पूछा है। काफी लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या पूछा है, तो डेल नोट आपको 18,000 दे रखा है डेल ओ, और डेल टी आपसे पूछा है क्या होगा, तो सिंपल सा रिलेशन है, डेल टी इज इक्वल टू 4/9 ऑफ डेल ओ, तो 4/9 इंटू 18,000 दैट विल बी 8,000, दैट विल बी 8,000। ये है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी एंड उससे रिलेटेड क्वेश्चन। थैंक यू।